जहां एक तरफ चाइना सीरिया की वजह से टेंशन में आ गया है, वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत की तो डीआरडीओ ने अब कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया है। क्या भारत सफल हो पाएगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन उन रिपोर्टों से बहुत चिंतित है जिनमें कहा गया कि सीरियाई सेना ने हाल ही में कई विदेशी आतंकवादी लड़ाकों को वरिष्ठ सैन्य रैंक प्रदान की है, जिसमें परिषद द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, जिसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है, उसके भी प्रमुख शामिल हैं। चीन के अस्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ब्रीफिंग में बुधवार को कहा कि सीरियाई सेना ने हाल ही में कई विदेशी आतंकवादी लड़ाकों को वरिष्ठ सैन्य रैंक प्रदान किया है, जिसमें परिषद द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, जिसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है, उसका प्रमुख भी शामिल है। उन्होंने सीरिया से अपने आतंकवाद विरोधी दायित्वों को पूरा करने और किसी भी आतंकवादी ताकतों को अन्य देशों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए सीरियाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोकने का आह्वान किया है। फू ने कहा कि सीरिया की स्थिति कठिन चुनौतियों के साथ एक महत्वपूर्ण चरण में है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के अस्थायी मिशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुटता को मजबूत करना चाहिए और सीरिया को स्थिरता और विकास हासिल करने में सहायता करने के लिए अपने कार्यों का समन्वय करना चाहिए। चीन परिषद के संकल्प 2254 की भावना और सिद्धांतों के अनुसार सीरिया के नेतृत्व वाली और सीरिया के स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सीरिया के राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास पथ पर आगे बढ़ने के अधिकार का प्रभावी ढंग से सम्मान करना चाहिए और सीरियाई लोगों को उनकी इच्छा के आधार पर अपने देश का भविष्य तय करने देना चाहिए। फू ने कहा 5 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। चीन को उम्मीद है कि सीरिया में सभी पक्ष देश और लोगों के दीर्घकालिक हितों से आगे बढ़ेंगे और एक खुली और समावेशी राजनीतिक समाधान प्रक्रिया शुरू करेंगे। चीन इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र और विशेष दूत गिर पेडरसन की अधिक भूमिका का समर्थन करता है। सीरिया में घरेलू स्थिति चाहे जैसी भी हो, आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की मूल बात को बदला नहीं जा सकता है। फू ने कहा कि परिषद ने हाल ही में सीरिया पर एक प्रेस बयान जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि राज्यों को परिषद द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकवादी संगठनों का मुकाबला करना चाहिए, आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देना चाहिए। फू ने कहा कि सीरिया में मानवीय स्थिति सबसे खराब है, जहां 16 मिलियन से अधिक लोग गंभीर मानवीय संकट में हैं और लंबे समय से अवैध एक तरफा प्रतिबंधों ने सीरियाई लोगों की पीड़ा को और बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र को समन्वयकारी भूमिका निभानी चाहिए, मानवीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए और सर्दियों में जीवित रहने के लिए आबादी की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूत ने कहा कि सीरिया में सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए, मानवीय कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए और मानवीय पहुंच और मानवीय कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। चीन ने दोहराया कि सीरिया की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। गोलन हाइट्स पर परिषद के प्रस्तावों को लागू किया जाना चाहिए और सेनाओं के विघटन पर 1974 के समझौते का पालन किया जाना चाहिए। चीन ने लंबे समय से सीरिया के साथ मित्रता और सहयोग की नीति अपनाई है और कभी भी उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। राजदूत ने कहा कि चीन सीरिया में सुचारू परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही सीरिया के इन संगठनों में से किसी ने ये भी कहा था, न्यूज़वीक की इस खबर को देख सकते हैं, कि अब अगला नंबर चाइना का है और हम चाइना पर एक्शन लेंगे। साल 2024 के फरवरी महीने में यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से मांग की थी कि आप ETIM के खिलाफ
आप हमारी लड़ने में मदद करिए। हालांकि ये ETIM का मामला आज का नहीं है, बहुत पहले का है। और ETIM के मामले में तड़का किसने लगाया था? साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने तड़का लगाया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, और जिनमें कौन कौन से देश हैं जिनमें यूनाइटेड नेशन खुद भी मानता है, यूरोपीय यूनियन मानता है, अर्जेंटीना मानता है, चाइना, ईरान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, रूस, यहाँ तक कि तुर्की भी मानता है, UAE भी, UK भी। लेकिन साल 2020 में अमेरिका ने अपने लिस्ट से इसे बाहर कर दिया था, और जब लिस्ट से इसे बाहर किया तो ये लोग बड़े खुश हो गए, इन्होंने धन्यवाद भी दिया था। वहीं दूसरी तरफ चाइना के इस आतंकवादी संगठन का कहा जाता है कि रिलीजियस लीडर तुर्की में भी रहता है। तुर्की से इन्होंने कई बार मांग की है कि आप हमें वापस लौटाओ, लेकिन इन्होंने वापस नहीं लौटाया है। क्या इन्होंने अब तक किसी तरीके का कोई हादसा किया है, अटैक किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। साल 1990 से लेकर 2001 तक चाइना ने ये कहा है कि यहाँ पर ETIP, जो कि इसका दूसरा नाम है, इन्होंने कम से कम 200 ऐसे कांड किए हैं जो चाइना के खिलाफ थे। इसके अलावा 2007 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कार पर हमला हुआ था, जो कथित तौर पर ETIM के द्वारा ही हुआ था। इसके अलावा 2008 का समर ओलंपिक, 2010 का चाइना के सेंट्रल एशिया, चाइना में एक प्लान, इसके अलावा 2020 बहुत सारे ऐसे लिस्ट में नाम है जिसमें कहा जा रहा है कि इसका कुछ न कुछ भाग था। खैर, अब चाइना को टेंशन सताना शुरू कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेजस इंजन को लेकर। हालांकि तेजस में डिले हो रहा है और इस चीज को खुद एयरफोर्स चीफ भी मान रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। But I need it in spurts. So we need to have that capacity. We need to be flexible in that. So production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. पर अब जाकर GTRE और DRDO ये दोनों एक्टिवली मिलकर एक बड़ा काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कावेरी इंजन को लेकर कि कावेरी इंजन का जो नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, ये 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और इसका वेट करीब 1180 है। जो माना जा रहा है कि ये जो वेट है, ये वेट सुटेबल नहीं है, वेट कम होना चाहिए। जैसे कि GE404 का अगर बात करें तो अगर ये तेजस में इस्तेमाल होगा तो 1035 kg का होगा। सैफरन इंजन 1040 का होगा, लेकिन कावेरी का वेट है 1180 kg, जो ज्यादा है। तो कहा जा रहा है कि DRDO अब अगले चरण में यहाँ इस पर काम करेगा और इसको लाइट वेट वाला बनाएगा। साथ ही साथ इस इंजन को तैयार करने की कोशिश है LCA तेजस के लिए, लेकिन कब? अभी तो F404 की ही बात हो रही है, लेकिन जब ये मिड लाइफ में पहुंच जाएगा यानी कि 2035 तक में, तब तक कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन तेजस के लिए फिट हो सकता है और तब इसे रिप्लेस किया जा सकता है। हालांकि ये एक अच्छी पहल है, ये आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में और ये बनेगा भी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए भारत को बहुत जरूरी है कि भारत या तो शॉर्ट टर्म के लिए फाइटर जेट खरीद ले, मिड टर्म के लिए तेजस पर काम करे और लॉन्ग टर्म के लिए भारत को अपना ही कावेरी इंजन या कोई भी इंजन हो जो अपनी टेक्नोलॉजी पे बेस चाहिए होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।